देखो क्या क्वेश्चन है। देयर आर टू सिलेंडर्स ए एंड बी fitted with a piston contains equal amount of ideal diatomic gas at 300 Kelvin. इस प्रकार से दो कंटेनर है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ डायटोमिक गैस है and it is fitted with piston. अब इसमें से द पिस्टन ऑफ बी इज हेल्ड फिक्स, ये बी का पिस्टन ये फिक्स पोजीशन पर है। If rising temperature of A is 30 Kelvin, so rising temperature of B आपको निकालना है, ठीक है। हीट सप्लाइड इज सेम, इनिशियल टेम्परेचर दोनों का सेम, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स, इसके भी म्यू है, इसके भी म्यू है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज सेम, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड। इसकी भी क्यू क्यू है तो इसकी भी क्यू क्यू रहेगी। अगर ए का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो बी का टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा। सो देखो, फॉर ए whatever heat you are supplying, it is used to increase internal energy plus external work, ठीक है। while for B heat supplied will increase internal energy only as work done is zero। क्यों? बिकॉज इसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो, ये जो हीट सप्लाइड टू ए है इट इज म्यू सीपी इंटू डी टी, ठीक है। और ये रहेगी U इक्वल टू म्यू सी वी इंटू डी टी, ठीक है। बट हीट सप्लाइड टू ए इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू बी, ठीक है। सो देखो, क्यू ए इतनी ही हीट इसको सप्लाई की है, ए का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 30 से, सो म्यू इंटू 30, सीपी की वैल्यू कितनी रहेगी? कौन है यहाँ पर? डायटोमिक गैस, आइडियल डायटोमिक गैस, नो वाइब्रेशन। सीपी विल बी 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, सीवी की वैल्यू 5/2 RT, 5/2 R, सीपी की वैल्यू 7/2 R, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा 30/2 इज 15, 15 7 जा 105 म्यू आर। इतनी ही हीट यहाँ पर सप्लाई की, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्यू बी इक्वल टू यू इज इक्वल टू 105 इंटू म्यू आर इक्वल टू म्यू इंटू सीवी की वैल्यू रहने वाली है 5/2 R इंटू डेल्टा टी। Therefore, delta T equal to 105 into 2 divided by 5, ये आना चाहिए 42 केल्विन।
सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर राइज विल बी 42 केल्विन। क्या सही है? गन क्यों नहीं कंसीडर किया यहाँ पे? कहाँ पर? ये QA पर। QA पर हम्म। वर्क डन कंसिडर नहीं किया, ये कहाँ पर कहा हमने? ये वैल्यू यू प्लस वर्क डन रहेगा, बट ये जो हीट हम सप्लाई करते हैं ये होती है म्यू CP/dt। वर्क डन कब कैलकुलेट कर सकते थे? अगर हमारे पास कुछ उसको कैलकुलेट करने वाली इंफॉर्मेशन रहती, तो वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ यस सर। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा है ना, कि जब कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट सप्लाई करते हो तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है और वर्क डन भी होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब करते हो तब सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। ठीक है। यस सर। ओके। The pressure of gas kept in an isothermal container is 200 kilopascal. If half the gas is removed, find the final pressure. ठीक है। कंटेनर कैसा है? आइसोथर्मल कंटेनर है। आइसोथर्मल कंटेनर मतलब क्या? आइसोथर्मल कंटेनर मतलब क्या? टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है। अब देखो, PV इक्वल टू म्यू RT। ठीक है। सो यहां से प्रेशर का रिलेशन हो जाएगा म्यू इंटू RT अपॉन V इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na इंटू RT बाई V इक्वल टू P। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? P इक्वल टू N बाई V इंटू RT अपॉन Na। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, Na वैसा भी कांस्टेंट है, R कांस्टेंट। ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा जो हमें इस केस में मदद करने वाला है।
सो अब देखो therefore pressure is directly proportional to n। सर ऐसा क्यों लिखा आपने? बिकॉज ये पूरा पार्ट कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। हाफ ऑफ द गैस रिमूव कर दिया, so P initial upon P final equal to initial molecule upon final molecule। Therefore PF equal to Pi by 2, that is 200 by 2 equal to 100 किलो पास्कल। सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। A gas cylinder has walls that can bear a maximum pressure of 1.0 into 10 to the power 6 kilopascal। ठीक है, it contains a gas at 8 into 10 to the power 5 kilopascal and 300 Kelvin। The cylinder is steadily heated। Neglect any change in volume of cylinder find the temperature at which cylinder will break। देखो क्या दिया है, मैक्सिमम प्रेशर is 1 into 10 to the power 6 किलो पास्कल। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है P इनिशियल इज 8 into 10 to the power 5 किलो पास्कल। इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, तो कौन से टेम्परेचर पर? अब देखो, निग्लेक्ट एनी चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, सो बस अब काम आसान हो गया। क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू म्यू आर टी
Therefore, P by T equal to mu R by V equal to constant. Therefore, T max upon T max equal to Pi upon Ti. So T max equal to P max into Ti upon Pi. Maximum pressure 1 into 10 to the power 6. Initial temperature 300 Kelvin divided by 8 into 10 to the power 5. ऊपर के 10 to the power 5 चले जाएंगे, सिर्फ 10 बचेंगे. This is 3000 upon 8. So T max आ जाएगा 375 Kelvin. So at the temperature of 375 ये सिलेंडर ब्रेक होने वाला है. ठीक है. चलो refrigerator whose coefficient of performance, मैं COP लिखता हूँ डायरेक्टली, is 5. It extracts heat from a cooling chamber at a rate of 250 joules per cycle. How much electrical energy is spent per cycle? How much heat is discharged to room per cycle? देखो क्या कहा है. एक रेफ्रिजरेटर है. रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है हमें पता है. ठीक है. कैसे काम करता है. दिस इज हायर टेम्परेचर, इसको हीट डी, लोअर टेम्परेचर से हीट निकाली और इसके लिए वर्क इनपुट लिया है. इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें पता है. क्या है. डिजायर्ड इफेक्ट विच इज Q2 अपॉन वर्क इनपुट. So this implies phi u equal to it extracts heat from a cooling chamber at a rate of 250 joules per cycle. 250 joules per cycle इतनी हीट एक्सट्रैक्ट करता है, तो वर्क इन निकालना पड़ेगा. सो वर्क इनपुट आ जाएगा
250 by 50, that is 50 joules per cycle. Also, Q1 equal to Q2 plus W in, that is 250 joules per cycle plus 50 joules per cycle, that is 300 joules per cycle. So heat discharged to the room is 300 joules per cycle. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बढ़िया है। रिवर्सिबल हीट इंजन converts 1/6 of heat which it extracts from the source. ठीक है, आगे कहा है when the temperature of sink is reduced by 40 degrees Celsius, its efficiency is double. Find the temperature of source. देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। T1 टेम्परेचर का सोर्स है, यहां से Q1 हीट ली, दिस इज रिवर्सिबल हीट इंजन, कुछ हीट रिजेक्ट की, वर्क आउटपुट दिया। ठीक है, जब ये कंडीशन T1 और T2 है तो इसकी इफिशियंसी है 1/6। जब आपने इसका टेम्परेचर 40 से रिड्यूस कर दिया तो ये इफिशियंसी है 2 टाइम्स ऑफ 1/6, तो T1 निकाल लो। क्या हो जाएगा ये 1/6 इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 या T2/T1 इक्वल टू 5/6। एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन क्या होगा, 2/6 इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 40 अपॉन T1, तो ये हो जाएगा T2 माइनस 40 अपॉन T1 इक्वल टू 4/6, दैट इज 2/3। इसे सॉल्व करेंगे, 3 टाइम्स T2 माइनस 120 इक्वल टू 2 टाइम्स T1। ठीक है, अब बस T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। T2 की वैल्यू कितनी होगी, 5/6 T1 माइनस 120 इक्वल टू 2 टाइम्स T1। ये हो जाएगा 5/2 T1 माइनस 2, so that is half T1 equal to 120, therefore T1 equal to 240 Kelvin। क्या सही है क्या?
यस सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो और एक क्वेश्चन करते हैं। ए टू बी, बी टू सी टू ए। आपको कहा है फाइंड वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन कितना है निकाल लो। ऑप्शन है 0, -200 जूल, 200 जूल, 1000 जूल। करो सॉल्व और बताओ क्या आएगा आंसर। देखो आसान है। ऑप्शन डी। ओके बढ़िया, कैसे आया। सर हाफ इन सर मैंने एरिया निकाला उसका। क्यों निकाला। ठीक है, देखो ए टू बी जब हम गए तब ये इतना वर्क हुआ। बी टू सी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कुछ भी वर्क नहीं हुआ। सी टू ए जब वापस आए तो रिस्टोर करने के लिए इतना वर्क करना पड़ा। ठीक है, सो नेट वर्क डन ड्यूरिंग द सिस प्रोसेस विल बी दिस एरिया। क्योंकि देखो ए टू बी वॉल्यूम बढ़ा है क्या, सो ये एक्सपांशन हुआ है, दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। सी टू ए वॉल्यूम कम हुआ है, कॉम्प्रेशन हुआ है, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो ए टू बी वाला वर्क पॉजिटिव रहेगा, सी टू ए वाला वर्क निगेटिव रहेगा। इसलिए सिर्फ ये जो एरिया बचा है दैट विल बी नेट वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। आया के ध्यान में। फिर आपका आंसर आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू हाफ। इसकी हाइट कितनी है
4 इंटू 10⁵, बेस कितना है 5 इंटू 10⁻³ सो ये आ जाएगा 2, 2 5 जा 10, 5 10⁻³ 10⁻², that is 100. वर्क इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछते हैं।